माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए और रिवाइज करिए, क्योंकि इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। और ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए तो और ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई तो वो अपने आप को देख सकते हैं कि हम कितने योग्य हैं, और क्या कहते हैं, वो लगा सकते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन में से कितने आंसर इनके राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। इसके अनुसार आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निर्देशन की प्रविधियां हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा निर्देशन की प्रविधियां हैं। तो ए कह रहा है कि प्रमापीकृत प्रविधियां हैं, बी कह रहा है कि अप्रमापीकृत प्रविधियां हैं, सी कह रहा है कि दोनों हैं, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रमापीकृत प्रविधियां और अप्रमापीकृत प्रविधियां, ये दो प्रकार की जो होती हैं हमारे निर्देशन की प्रविधियां कहलाती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा है? तो ए कह रहा है क्या थस्ट्रेंग का है, बी कह रहा है कि रूथ स्ट्रेंग का है, सी कह रहा है कि इंसमूर का है, और डी कह रहा है कि इंसमूर का है। यहाँ पर डबल मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसमें से भी गेस कर सकते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वह हमारा बी रूथ स्ट्रेंग का है। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, तो यह रूथ स्ट्रेंग ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा है हमारा, कि परामर्श की प्रविधियां हैं। एक कह रहा है कि मधुर संबंध स्थापित करना, बी कह रहा है कि आत्मबोध निर्मित करना, सी कह रहा है कि व्याख्यात्मक विधि, और डी कह रहा है कि ये सभी। परामर्श की प्रविधियां हैं। ए कह रहा है कि मधुर संबंध स्थापित करना, बी कह रहा है कि आत्मबोध निर्मित करना, सी कह रहा है कि व्याख्यात्मक विधि, डी कह रहा है कि ये सभी। तो 5-10 मिनट 1-2 सेकेंड आप टाइम ले सकते हैं, आप गेस करिए, लगा सकते हैं अपने माइंड में। मेरे उत्तर बताने से पहले कि आपको कितना आता है, आप अपने आप को चेक करिए कि कितने पानी में है, फिर हम तो इसका आंसर बताएंगे ही। खैर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हमारा हो जाता है डी, ये सभी। परामर्श की प्रविधियां जो होती हैं वो मधुर संबंध स्थापित करना ये भी है, आत्मबोध निर्मित करना ये भी है, और सी व्याख्यात्मक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर डी ये सभी हो जाएगा, अर्थात तीनों सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन के क्षेत्र हैं। ए कह रहा है कि व्यक्तिक निर्देशन, बी कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन, सी कह रहा है कि दोनों, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, दोनों। निर्देशन के क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिक निर्देशन भी होता है, शैक्षिक निर्देशन भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परामर्श के प्रकार हैं। परामर्श कितने प्रकार होते हैं? तो पहला कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श, बी कह रहा है कि नैदानिक परामर्श, सी कह रहा है कि मनोचिकित्सकीय परामर्श, डी कह रहा है कि ये सभी। आई होप कि आप सभी गेस कर चुके होंगे कि कौन सा राइट आंसर है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। परामर्श के प्रकार यदि पूछता है तो आप तीनों में ये सभी लगाएंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक परामर्श भी होता है, नैदानिक परामर्श भी होता है, मनोचिकित्सकीय परामर्श भी होता है, अर्थात ये सभी परामर्श के प्रकार होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कूफ एवं किफावर ने निर्देशन सेवाओं का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया है? जी हाँ दोस्तों, कूफ एवं किफावर ने निर्देशन सेवाओं का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया है? तो ए कह रहा है कि 4 प्रकार, बी कह रहा है कि 5 प्रकार, सी कह रहा है कि 2 प्रकार, डी कह रहा है कि 3 प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, 5 प्रकार। कूफ एवं किफावर ने निर्देशन सेवाओं का वर्गीकरण 5 प्रकारों में
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्देशन युवकों को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है क्या गेस्टार्ड ने, और दूसरा कह रहा है क्या रोलोम का है, और सी कह रहा है कि इंसमूर का है, और डी कह रहा है कि जोन्स का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। जोन्स ने कहा था कि निर्देशन युवकों को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। यह जोन्स का कथन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि परामर्श एक सीखने पर आधारित प्रक्रिया है जो सहज व सामाजिक वातावरण में आमने सामने होती है। यह कथन किसका है? तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन, आप सभी देख लीजिए कि परामर्श एक सीखने पर आधारित प्रक्रिया है जो सहज व सामाजिक वातावरण में आमने सामने होती है। यह कथन किसने कहा था? ए कह रहा है क्या गेस्टार्ड ने कहा था, बी कह रहा है कि रूथ स्ट्रिंग का है, सी कह रहा है क्या जोन्स का कथन है, डी कह रहा है कि कोई नहीं। ये आपको आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, गेस्टार्ड। इन्होंने परामर्श एक सीखने पर आधारित प्रक्रिया है जो सहज व सामाजिक वातावरण में आमने सामने होती है, गेस्टार्ड ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्धि परीक्षण को सम्मिलित किया गया। बुद्धि परीक्षण को सम्मिलित किया गया। ए कह रहा है कि अप्रमापीकृत प्रविधियां, बी कह रहा है कि दोनों, सी कह रहा है कि प्रमापीकृत प्रविधियां, डी कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? वो हो जाएगा आपका सी, प्रमापीकृत प्रविधियां जो है बुद्धि परीक्षण को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं हैं। ए कह रहा है कि आत्मसूची सेवाएं हैं, बी कह रहा है कि व्यावसायिक तैयारी सेवा है, सी कह रहा है कि नियुक्ति सेवा है, डी कह रहा है कि ये सभी। सोच लीजिए, एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं हैं। ए कह रहा है कि आत्मसूची सेवा, बी कह रहा है कि व्यावसायिक तैयारी सेवा, सी कह रहा है कि नियुक्ति सेवा, डी कह रहा है कि ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं आत्मसूची सेवा भी होती है, व्यावसायिक तैयारी सेवा भी होती है और नियुक्ति सेवा भी होती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंडली मनोविज्ञानशाला कितने वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को बाल निर्देशन प्रदान करता है? फिर से एक बार सुन लीजिए कि मंडली मनोविज्ञानशाला कितने वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को बाल निर्देशन प्रदान करता है। ए कह रहा है कि 10 वर्ष के छात्रों को, बी कह रहा है कि 12 वर्ष के छात्रों को, सी कह रहा है कि 15 वर्ष के छात्रों को, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। 10 वर्ष के छात्रों के लिए जो है मंडली मनोविज्ञानशाला जो है बाल निर्देशन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निर्देशन सेवाओं हेतु उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए प्रवेश अर्हता है कितनी है? तो ए कह रहा है कि एमए मनोविज्ञान, बी कह रहा है कि एमए शिक्षा शास्त्र, सी कह रहा है कि एमएड, डी कह रहा है कि ये सभी। तो गेस करिए आप सभी कौन सा उत्तर हो सकता है। तो चलिए हम बता दे रहे हैं कि निर्देशन सेवाओं हेतु उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए प्रवेश अर्हता होता है डी, ये सभी होता है। एमए मनोविज्ञान भी होता है, एमए शिक्षा शास्त्र भी होता है और एमएड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए कह रहा है क्या लखनऊ स्थित है, बी कह रहा है क्या बनारस स्थित है, सी कह रहा है क्या इलाहाबाद, डी कह रहा है कि कानपुर। आई होप कि इसका आंसर सभी लोग करेक्ट ही दिए होंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। सी इज़ द करेक्ट आंसर।
मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, हमारे प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित है, किससे संबंधित है? ए कह रहा है क्या बेसिक शिक्षा से, बी कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा से, सी कह रहा है कि उच्च शिक्षा से, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, बेसिक शिक्षा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है बेसिक शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा ये सब गलत हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि छात्रों को कितने प्रकार वर्गीकृत किया है, कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? छात्रों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? ए कह रहा है कि 2 प्रकार में, बी कह रहा है कि 3 प्रकार में, सी कह रहा है कि 4 प्रकार में, डी कह रहा है कि 5 प्रकार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 4 प्रकार में छात्रों को जो है वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम शिक्षा समिति में अभिभावकों में से कितने प्रतिनिधि होते हैं? ए कह रहा है कि 4 प्रतिनिधि होते हैं, बी कह रहा है कि 5 प्रतिनिधि होते हैं, सी कह रहा है कि 2 प्रतिनिधि होते हैं, डी कह रहा है कि 3 प्रतिनिधि होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि आप गेस कर चुके होंगे। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तो वो तो आंसर एकदम फटाफट से बता ले रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। 3 प्रतिनिधि होते हैं ग्राम शिक्षा समिति में। अभिभावकों में से कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 3 प्रतिनिधि होते हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए कह रहा है कि ग्राम प्रधान होता है, बी कह रहा है कि विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होता है, सी कह रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, डी कह रहा है क्या अभिभावक होता है। तो बताइए ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह हमारा ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्यतः विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के कितने प्रारूप माने जाते हैं? ए कह रहा है क्या 2 प्रारूप, बी कह रहा है क्या 4 प्रारूप, सी कह रहा है क्या 5 प्रारूप, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 2। ए इज द करेक्ट आंसर। सामान्यतः विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के कितने प्रारूप माने जाते हैं? तो 2 प्रारूप माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैर सरकारी संगठनों के वर्गीकरण के कई आधार हैं। ए कह रहा है क्या समाज सेवा, बी कह रहा है क्या शिक्षा, सी कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा, डी कह रहा है कि ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। गैर सरकारी संगठनों के वर्गीकरण के कई आधार होते हैं। समाज सेवा भी होता है, शिक्षा भी होता है, पर्यावरण सुरक्षा भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिला एवं तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि जिला चिकित्सालय छात्रों की निम्न बीमारियों का निदान तथा उनसे संबंधित परामर्श देता है। ए कह रहा है क्या वाक दोष, बी कह रहा है क्या श्रवण दोष, सी कह रहा है कि दोनों, डी कह रहा है कि कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों। जिला चिकित्सालय छात्रों की निम्न बीमारियों का निदान तथा उनसे संबंधित परामर्श देता है, वाक दोष से भी और श्रवण दोष से, अर्थात यह दोनों सही हो जाएगा। हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बच्चे होते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य बच्चे होते हैं, ए कह रहा है 70 से कम आईक्यू वाले, बी कह रहा है कि 70 से कम 80 आईक्यू वाले, और क्या कहते हैं सी कह रहा है हमारा कि 90 से 110 आईक्यू वाले, और डी कह रहा है कि हमारा 110 से ऊपर आईक्यू वाले। सामान्य बच्चे कौन से बुद्धि लब्धि के होते हैं, ये आप गेस करिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। 90 से 110 आईक्यू वाले बच्चों को सामान्य बालक कहा जाता है, या फिर वो सामान्य बालक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। ए कह रहा है क्या हैविट ने, बी कह रहा है क्या हीवर्ड ने, सी कह रहा है कि क्रो एंड क्रो ने, डी कह रहा है क्रिक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। हैविट ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है कितने प्रकारों में। तो ए कह रहा है क्या 2 वर्गों में, बी कह रहा है क्या 4 वर्गों में, सी कह रहा है कि 3 वर्गों में, डी कह रहा है कि 5 वर्गों में। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन आप सभी कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है कितने प्रकारों में, अर्थात कितने वर्गों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी, 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं। किससे पढ़ सकते हैं ये देखते हैं। पहला कह रहा है क्या उत्तल लेंस की सहायता से, और दूसरा कह रहा है कि अवतल लेंस की सहायता से, सी कह रहा है क्या समतल लेंस से, डी कह रहा है किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे जो पढ़ सकते हैं वह उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, कौन कौन सा दोष हो सकता है। ए कह रहा है क्या कान से बाहर, बी कह रहा है क्या कान के अंदर, सी कह रहा है क्या कान के मध्य में अर्थात बीच में, डी कह रहा है कि उपयुक्त तीनों। जो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, वो किन दोष से मतलब वो घिरे होते हैं, ग्रसित होते हैं, अर्थात ए कह रहा है क्या कान से बाहर के दोषों से, बी कह रहा है क्या कान के अंदर के दोषों से, सी कह रहा है कान के मध्य में, डी कह रहा है कि उपयुक्त तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों प्रकार से ग्रसित होते हैं जो श्रवण दोष से बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। ए कह रहा है क्या 35 से 51 dB तक, बी कह रहा है 55 से 69 डेसिबल तक, सी कह रहा है कि 70 से 89 डेसिबल तक, और डी कह रहा है कि 90 से 100 डेसिबल तक। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा होगा डी, 90 से 100 डेसिबल तक जो होता है पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। ए कह रहा है क्या हकलाना नहीं है, बी कह रहा है कि मेरुदंड का वक्र होना, सी कह रहा है कि विकृत नितंब, और डी कह रहा है कि पाँव फिरा। एक बार आप सभी फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। ए कह रहा है हकलाना, बी कह रहा है कि मेरुदंड का वक्र होना, सी कह रहा है कि विकृत नितंब, डी कह रहा है कि पाँव फिरा। जाहिर सी बात है कि हकलाना तो नहीं होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वह बोलने में वाक दोष में होता है हकलाना, और अस्थि बाधित में तो ये सभी आ जाएंगे तीनों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसको रिवाइज करिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये फंसना है, आना ही आना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए सभी लोग कंटिन्यू। लॉकडाउन में ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतरता ना दें,
आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत, लेकिन आप लोग सभी पढ़ते रहिए ज़रूर। नमस्कार।